नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 17 अप्रैल 2023 सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी हैं, ये बयान देती हैं कि आगामी 15 दिनों में बड़ा धमाका होने जा रहा है। उसके ठीक 10 दिन बाद शरद पवार एक बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तवे पर रोटी पलटी नहीं गई तो कड़वी हो जाएगी। और इसके ठीक 5 दिन बाद, यानी कि सुप्रिया सुले के कहने के 15 दिन बाद ही शरद पवार अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर देते हैं। तो इसका क्या मायने समझे जाएं? क्या पहले से पता था शरद पवार इस्तीफा देने वाले हैं, या फिर कुछ और बात है जो कि विपक्ष को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली है? इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे बीच है। संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल अब यहीं उठ रहा है कि अगर इस्तीफा दे दिया जाएगा, क्योंकि अब घोषणा तो हो ही गई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफे के बाद की एनसीपी कैसी होगी, वो किसके पक्ष में खड़ी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष के साथ खड़ी होगी या फिर, क्योंकि अगर अजीत पवार बन जाते हैं, चर्चाएं तो यही हैं कि अगर अजीत पवार के हाथ में चली जाती हैं चीज़ें तो वो तो बीजेपी की तरफ वैसे ही झुके हुए हैं। तो क्या संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, एक नेता का इस्तीफा हुआ है जो कि एक राज्य में राजनीति करते हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरी खबर को देखा जा रहा है। और शरद पवार की यही शख्सियत है कि वो भले ही एक प्रांत में हमेशा महदूद रहे, उसी में सीमित रहे महाराष्ट्र में, लेकिन जो उनका राजनीतिक कद है वो सार्वदेशिक रहा है। उन्होंने अचानक ये जो फैसला लिया है, इसके थोड़े बहुत अंदाजे मिलने लग गए थे और हाल के दिनों में वो थोड़े असहज प्रतीत हो रहे थे। उनसे बार बार प्रश्न ये किया जा रहा था कि अजीत पवार क्या बीजेपी में जा रहे हैं, क्या अघाड़ी उसी तरह से रह पाएगी, महाविकास अघाड़ी। और इन प्रश्नों के जवाब में बहुत वो सक्षम तरीके से कुछ कह पाते हों, ऐसा नहीं था। जो ये घोषणा हुई है उसके ठीक 2 दिन पहले शरद पवार से पूछा गया कि क्या महाविकास अघाड़ी, जो कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर बनती है, वो इस बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में साथ रहेगी? तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे में जबकि 2024 बहुत क्रूशियल साल महाराष्ट्र के लिए रहता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों एक ही साल में होते हैं, 4 महीनों के अंतराल पर। तो ऐसे में शरद पवार का ये बयान कि पता नहीं साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ की अग्रसूचना जैसी थी कि भाई हम साथ नहीं भी लड़ सकते हैं, इस बात की जानकारी वो देना चाह रहे थे, साथ लड़ भी सकते हैं। अब देखिए कि इसी बीच एक उन्होंने फैसला लिया है। फैसले वो जब लेते हैं तो उसकी टाइमिंग देखनी पड़ती है। शरद पवार का हमेशा से ये राजनीतिक चरित्र रहा है कि कोई भी फैसले को वो भावनात्मक तरीके से ज़्यादा उसकी टाइमिंग के अनुसार लेते हैं। अभी 2 चीज़ें बहुत प्रमुख होने वाली हैं। एक तो है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली, उसके 16 विधायक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। वो अगले 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कभी भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। मई 15 के पहले तो सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मई 15 में वो जज साहब रिटायर हो रहे हैं जिन 5 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को सुना है। तो उनके रिटायरमेंट से पहले तो, यानी कि 15 मई के पहले तो सुनाया जाना है ही। जिस तरह का रुख रहा है, मान के ये चला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उनके बाकी जो 15 एमएलए हैं, उनकी सदस्यता जा भी सकती है। ऐसा अगर ऐसा हो जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। एक तरफ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके पास वो जो समर्थक विधायकों की जो कमी पड़ेगी एकनाथ शिंदे के चले जाने से, सरकार गिर सकती है, नई सरकार बनाने की स्थिति पैदा हो सकती है, चुनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ये परिस्थिति है और इस परिस्थिति के पहले शरद पवार का ये फैसला है। शरद पवार इतने बड़े नेता
क्या आपको लगता है कि कोई उनको दबा सकता है या फिर उनसे ज़बरदस्ती राजनीति करवा सकता है? क्योंकि ऐसे में तो ये लग रहा है कि ये बीजेपी का गेम प्लान है, लेकिन क्या ये शरद पवार का गेम प्लान नहीं है? क्योंकि वो एक तरफ जाते हैं, दिल्ली में मुलाकात करते हैं नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, राहुल गांधी हों, खड़गे साहब हों, उनसे मुलाकात करते हैं और पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम साथ में हैं। फिर यहाँ आकर कुछ और ही चीज़ें चलने लगती हैं। उनके बयान शुरुआत से देखिए, क्योंकि हम जेपीसी की मांग के समर्थन में नहीं है, विपक्ष जो है मांग कर रहा है वो बेबुनियाद है, या फिर तमाम और भी बयान उनके दिए गए हों हाल फिलहाल के, फिर लगता है कि शरद पवार दबाव में हैं, वो गेम खेल रहे हैं, उनके साथ गेम हो रहा है। 2019 में एक सरकार तो बनी ही बीजेपी और अजीत पवार की। 2019 में वो सरकार जब बनी तो रातों रात उसे पलट करके शरद पवार ने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत दिखाते हुए ये 3 दलों की सरकारें बनाई, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। अभी इस वक्त जब ये इस्तीफे की बात सामने आई तो एक किताब का विमोचन हो रहा था, लोग माजे संगाती, ये उनके जीवनी है, उसका दूसरा संस्करण। उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि दरअसल जब सरकार बनी 2019 की तो फिर मैंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए फडणवीस सरकार को हटा करके उद्धव को नेतृत्व दिया और 3 दलों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। मैंने वो सरकार बनवाई, एक तरह से वो ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने से उनकी पार्टी के भीतर इतना बड़ा घमासान होगा, जो कि एकनाथ शिंदे के बगावत के रूप में सामने आया। ये भी बात उन्होंने किताब में लिखी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उद्धव संभाल नहीं पाए, उद्धव संभाल नहीं पाए और इसीलिए एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री हैं। पवार की ये पसंद नहीं है, पवार की पसंद उद्धव थे जो संभाल नहीं पाए। मौजूदा स्थिति उनकी पसंद नहीं है। मौजूदा स्थिति में वो अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाए? वो तब्दीली लाने के लिए उनके ऊपर दबाव है अजीत पवार का, भतीजे अजीत पवार, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ 2019 में सरकार बनाई थी। और अजीत पवार बहुत रसूखदार नेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अपना दबदबा है और एनसीपी के भीतर एक बड़ा प्रभावशाली वर्ग उनके साथ है। उसमें प्रफुल्ल पटेल, जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, शरद पवार के विशेष सहयोगियों में से गिने जाते हैं, हसन मुशर्रफ, इस तरह के नेता भी हैं। और इन सब नेताओं पर हिमांशु ईडी के केस हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो हसन मुशर्रफ हो, इन सब के ऊपर ईडी सीबीआई के मामले चल रहे हैं। और ये सब के सब वो नेता हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाया जाए, एनसीपी को जुड़ जाना चाहिए। दबाव नहीं, मजबूरी भी है। अब देखिए, मजबूरी तो इनकी है। ये लोग जो कि 2019 में ही चले गए थे वापिस आए हैं, लेकिन ये लोग रसूखदार लोग हैं। आप देखिए कि 2019 में अजीत पवार भले ही छोड़कर चले गए, लेकिन वापिस आए तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया। बड़ा पद होता है, कैबिनेट रैंक होता है, विपक्ष का सबसे बड़ा पद वही होता है। वो पद उन्हीं के पास आज की तारीख में है। उस वक्त वो मंत्री सब थे जब उद्धव की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग है, शरद पवार महसूस कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के भीतर, जो बीजेपी के साथ जाना चाहता है। और बीजेपी चाहती है कि एनसीपी उसके साथ आए, क्योंकि एकनाथ शिंदे से तो काम नहीं चल रहा है। अगर ये तीनों एक तरफ रहते हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तो जो मत प्रतिशत है वो 50 पार कर जाता है विपक्ष का। क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। वहाँ पर वो 22 से 27-28% तक
विधानसभा से लोकसभा तक जाती है, यानी कि 20% से 30% के बीच में उनके पास मत प्रतिशत है। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में कांग्रेस 18%, शिवसेना और एनसीपी 16% यानी कि इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं 35% के करीब, 34-35। तीनों को अगर आप जोड़ते हैं, तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये मान लीजिए कि अगर 16% हो जाते हैं शिवसेना और एनसीपी 32% और 18% अगर कांग्रेस 50 पार हो गया, 50% हो जाए। तो ये जो आंकड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरे वाला आंकड़ा है। एकनाथ शिंदे को रखने का कोई फायदा नहीं है अगर ये तीनों रह जाते हैं तो इधर से तोड़ना पड़ेगा। 2024 का सवाल है, लोकसभा चुनाव का सवाल है, विधानसभा उसके बाद आएगा। लोकसभा में अगर ये साथ लड़ जाते हैं तो 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में। तो ऐसे में अभी ही कुछ ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा, सियासी ऑपरेशन, जिसमें से इन तीनों की जो त्रिमूर्ति है ये टूटे और टूट करके एक तो कम से कम इधर आए। एक जैसे ही इस तरफ आता है तो फिर इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, फिर बीजेपी भी लड़ाई में आती है। तो ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है क्योंकि देखिए शरद पवार सीधे तौर पर अगर इस परिस्थिति में जो आपने बताई उसमें देखें तो वो अपने ऊपर कोई आरोप लेना कि हमारी पार्टी टूट गई या फिर हम बीजेपी के साथ चले गए, ऐसा कुछ लेना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उस कमान को किसी दूसरे के हाथ में देकर फिर आप जो करिए, जो करना चाहते हैं वो करिए। ऐसी वाली परिस्थिति काम करते हैं, बहुत साइलेंटली चुपचाप कर देते हैं। हम लोगों ने देखा कि 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ वो आ गए और 15 साल वहां सरकार चला दी उन्होंने, केंद्र में भी चला दी, महाराष्ट्र और केंद्र में। लेकिन 1998 में अलग हो गए थे कांग्रेस से, मात्र 1 साल पहले, कि सोनिया जी विदेशी मुल्क की हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। तो जिनसे अलग हुए और पार्टी बना दी एनसीपी, उन्हीं के साथ आ गए 1 साल के बाद और 15 साल तक लगातार रह गए। तो वो क्या करते हैं, उसके पहले की भी बात है, जब कांग्रेस डिवाइड हुई थी, कांग्रेस आई बनी थी, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस यू, तो उस दौर में भी वो कांग्रेस यू से थे और बाद में कांग्रेस आई और कांग्रेस यू ने मिलकर सरकार बनाई, उन्होंने कांग्रेस आई ही तोड़ दी और कांग्रेस यू तो वो थे ही, कांग्रेस आई के कुछ लोग जनता पार्टी के मिला के वो खुद सीएम बन गए। तो ये मास्टर प्लान उनके पास रहते हैं जो बहुत आसानी से लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हो सकता है अभी इस वक्त जब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ अजीत पवार जाना चाहते हैं या एक प्रभावशाली वर्ग जाना चाहता है, जिसको कि शायद शरद पवार या तो रोक नहीं पा रहे हैं या फिर पार्टी के लिए बेहतर समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि सत्ता में रहना जरूरी है ना। आप राजनीति क्यों करते हैं? विपक्ष में रहने के लिए नहीं करते हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस तो कभी जा नहीं सकती बीजेपी के पास, और उद्धव बार बार ये कह रहे हैं कि 2 गुजरातियों के पास हम नहीं जाएंगे। मतलब बीजेपी से उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से दिक्कत है। यानी कि उधर एक स्लॉट खाली हो गया। अगर इधर ये दोनों नहीं जा सकते हैं बीजेपी के पास, तो तीसरी पार्टी है एनसीपी, वही उधर जा सकती है। और बीजेपी तो एक रियलिटी है उस राज्य की राजनीति की या देश की राजनीति की, तो उसके साथ एसोसिएट करने से राज्य में भी मिलती है सत्ता, केंद्र में भी हो सकता है मिले सत्ता 2024 की बात। तो क्या ये गणित है एनसीपी का? और क्या पवार खुद को साइलेंट कर लेना चाहते हैं? इस मौके पर इस्तीफे का क्या मतलब है? इसके बाद कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, वो लेगा फैसला। अजीत पवार अगर आते हैं तो उनका सबको फैसला पता है कि तय क्या उनका तो फैसला तय है, उनका फैसला तय है। और अगर दूसरे भी आते हैं तो प्रभावशाली गुट तो वहां पर प्रो बीजेपी अभी जा रहा है ना। तो यानी कि महाराष्ट्र का गेम सेट हो चुका है। हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे बिहार और महाराष्ट्र, ये 2 ही तकलीफ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो महाराष्ट्र सेट हो गया, इस तरीके समीकरण अगर बैठते हैं सही तो 48 सीटों वाला
प्रदेश है महाराष्ट्र और 40 सीटों वाला बिहार, कुल मिला के 88 सीटें, 88 सीटों में मैक्सिमम सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, मैक्सिमम सीटें। और यहीं पे सबसे ज्यादा लूज करने के चांसेस भी हैं, क्योंकि समीकरण ऐसे बन गए। नीतीश कुमार साथ थे, नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ हैं, उस तरफ कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बन गया बिहार में। उसमें और भी कुछ दल जुड़ गए, 7 दलों का गठबंधन बन गया। अकेली बीजेपी, हालांकि अब वो कोशिश कर रही है कि उसके भी कुछ गठबंधन बने। तो एक उधर जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, और एक महाराष्ट्र में गड़बड़ था कि 3 दल एक साथ हो जा रहे थे जिनकी अपनी वोट शेयर 50 पार कर जाती है, इनकी 50 पार, इनकी बहुत कम रह जाती है, ये अकेले रह जाते, इन्हें पार्टनर की जरूरत थी। एकनाथ शिंदे वो पार्टनर बन नहीं पाए। तो नतीजा ये है आज की तारीख में कि एकनाथ शिंदे के साथ जो हो, एकनाथ शिंदे में विश्वास भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है कि वो एक पार्टनर के तौर पर उतने मजबूत हैं जितने मजबूत उद्धव थे। वो वैसे नहीं है। उद्धव के साथ है आज की तारीख में सहानुभूति, तो ऐसे में उन्हें एक सपोर्ट बेस तो चाहिए। शिंदे एक मोहरा बन गए क्या कि कुछ दिन के लिए चलिए सरकार बना ले रहे हैं, और इसमें लगा भी, बड़े लोगों को अजीब लगा कि देवेंद्र फडणवीस जो सीएम थे उनको डिप्टी सीएम, उनका डिमोशन कर दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी एक वो था। हालांकि अगले साल चुनाव होने दोनों गैप अरेंजमेंट के रूप में थे। हाँ, क्योंकि कुछ वक्त के लिए बीजेपी के रणनीतिकार तो देख रहे होंगे ना कि जब उद्धव भी, शरद पवार भी और कांग्रेस भी एक साइड रहेंगे तो 2024 का चुनाव कैसे होगा, फिर लड़ा कैसे जाएगा, बड़ी मुश्किल आ जाएगी। और ये मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टर्म में भी देखने की कोशिश, क्योंकि शिवसेना जिस तरह से टूटी है, तो आधी शिवसेना, क्योंकि लोगों के इमोशंस तो उसी शिवसेना के साथ में है जिधर उद्धव हैं, क्योंकि वो एक पारिवारिक चीज़ें और वो थोड़ा इमोशनल चीज़ें हो गई हैं उनके साथ। एकनाथ शिंदे के साथ शायद उतना ना हो। इसके अलावा एक परमानेंट अलायंस तो चाहिए, तो वो क्या एनसीपी हो सकती है आने वाले समय में? हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है, और शरद पवार की जैसी राजनीति है उसमें तो बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या ये एक संभावना बन सकती है कि एनसीपी परमानेंट? राजनीति को समझिए, महाराष्ट्र की राजनीति और बाकी राज्यों की राजनीति में अंतर यह है कि वहां पर 26% आबादी है मराठा की। ये जाति विशेष किसी और राज्य में तो है नहीं। 26% मराठाज हैं, और मराठाज को साथ आपको साधना ही पड़ेगा। एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं, शरद पवार भी मराठा हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मराठा जो है वो तो शरद पवार है। सही बात है। तो अगर शरद पवार की पार्टी अपनी तरफ आती है तो एक तरफ हिंदुत्व का वोट जो है वो टूटा है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी दोनों हिंदुत्व के वोट्स के लाभार्थी हुआ करते थे। अब ये वोट बैंक टूट गया है, क्रैक किया है, तो जाहिर है कि हिंदुत्व वोट बैंक जो है वो उसमें से कुछ तो शिवसेना ले ही जाएगी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। अब भरपाई कैसे होगा? तो ये जो मराठा वोट बैंक है, जो कि बीजेपी को थोड़ा मिलता है और ज़्यादा एनसीपी को मिलता है, इसे अपनी तरफ करो। देखिए, मराठा नेता हर दल में हैं, अशोक चौहान हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उसी प्रकार शिवसेना में भी हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मराठा सेंटिमेंट है वो शरद पवार के साथ है, और शरद पवार की पार्टी को अपनी तरफ खींचने में, अपनी तरफ कर लेने में बीजेपी का बड़ा फायदा। अच्छा, ये भी देखना अभी दिलचस्प है कि अब एनसीपी की जो पावर है वो किसके हाथ में जाती है। शरद पवार अपना जो उत्तराधिकारी किसे बनाते हैं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि बातें तो काफ़ी चल रही हैं कि अजीत पवार होंगे, सुप्रिया सुले का नाम भी बीच में ले लिया जाता है। क्या मुझे लगता है नाम पर तो क्या भी जाएं, लेकिन इन दोनों में से शायद ही कोई हो, तीसरा कोई तीसरा आ जाए, विश्वसनीय, क्योंकि रोटी घुमाने की बात हो रही है। ये जो नाम आप ले रहे हैं, इसमें रोटी घूमेगी नहीं रोटी पलटने की बात नहीं होगी इसमें, और जलने से बचना है तो पलटना पड़ेगा। तो अजीत पवार या सुप्रिया सुले आते हैं तो रोटी पलटी नहीं, वो थोड़ा बहुत पोजीशन बदल ली, हाँ, इधर से इधर हो गई। रोटी पलटना है उन्होंने कहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है उनके दिमाग में जो कि इस मुहावरे के लिए फिट बैठ रहा है, तो वो एक दूसरा चरण होगा। वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं है देखते हैं। लेकिन देखिए, एक बात समझिए कि पवार, अगर ये सब कुछ जिसकी बात हम कर रहे हैं होता है, तो पवार विपक्षी खेमे से चले जाएंगे।
हाँ, वो एक बड़ी देश में जो विपक्षी खेमा तैयार हो रहा है, जिसकी कोशिशों में नीतीश कुमार, ममता, अखिलेश यादव, कांग्रेस, केजरीवाल सब लगे हैं, केसीआर, उसमें से शरद पवार चले जाएंगे। लेकिन वो राज्य विशेष के लिए जो हम बात कर रहे हैं 24 में, क्योंकि दोनों चुनाव होने हैं और पहले होंगे केंद्र के चुनाव, तो उसमें एनसीपी क्या अपनी भूमिका निभाएगी? एनसीपी तो अभी ही निभा देगी अगर मान लीजिए ये फैसला हो जाता है कि अजित पवार की लाइन ले ली जाए, तब तो वो अभी ही फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या उसका रोक में कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा। 24 में जो लोकसभा के लिए विपक्षी गोलबंदी थी, उसमें पवार का नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता था, उन्होंने आगे बैठकें भी की थी। हालांकि तब से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, जब उन्होंने कहा था भाई हम तो जेपीसी नहीं चाहते। तो ये हो क्या रहा है, उसका जवाब अब मिलने लगा है। और अभी कितनी परतें और इस राज की खुलनी है और क्या क्या चीज़ें होनी है ये महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि बहुत दिलचस्प चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? एनसीपी की जो रोटी है वो पलट गई है या फिर इधर उधर घूमी है? किस तरह से चल रहा है वहाँ पर, हमें कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।